नमस्कार दोस्तों, विजय अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस क्लास में हम बात करेंगे प्रेषण में सामान्य हानि पर, नॉर्मल लॉस इन कंसाइनमेंट। अभी तक हमने प्रेषण को पूरी तरह समझ लिया है। प्रेषण के अंतर्गत कैसे कार्य होता है, कमीशन कितने प्रकार के दिए जाते हैं और स्टॉक के वैल्यूएशन पर आ गए थे हम, और उसमें एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन हमने स्टॉक का समझ लिया था। अब इसमें बाकी था प्रेषण में सामान्य हानि कैसे होती है, इस पर हम बात कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसमें नॉर्मल लॉस कंसाइनमेंट में कैसे होता है, तो देखिए इसको पहले क्वेश्चन के थ्रू समझने के लिए और थ्योरिकल समझने के लिए मैंने पिछली क्लास में भी आपको एक एग्जाम्पल दिया था। वापस से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि चीजें और आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए ये है हमारे मिस्टर ए, इन्हीं को कंटिन्यू रखते हैं क्योंकि अब हमें ये याद हो गया है। तो मिस्टर ए क्या है, मिस्टर ए प्रधान है या मालिक है, जिन्होंने किसको अपॉइंट किया हुआ है, मिस्टर बी को अपॉइंट किया हुआ है। किनको अपॉइंट किया हुआ है, मिस्टर बी को अपॉइंट किया हुआ है। मिस्टर बी कौन है, प्रेषणी या कंसाइनी है, ठीक है, इनको अपॉइंट किया हुआ है। अब क्या करते हैं, ये कोई भी गुड्स भेजते हैं। मान लीजिए इन्होंने गुड्स भेजी, किसके अंतर्गत भेजी, ये ट्रक के अंदर भर करके भेजी है, ठीक है। ये ट्रक से माल आने वाला है। ट्रक में उन्होंने क्या भेजा है, तो ट्रक में उन्होंने भेजा है पेट्रोल, ओके। ये पेट्रोल का टैंकर है और इसमें पेट्रोल भर करके आ रहा है। कितना पेट्रोल आ रहा है इस टैंकर के अंदर भर के, तो 1000 लीटर, ठीक है। 1000 लीटर यहां से चल करके मालिक के पास से, कंसाइनर के पास से कहां तक आएगा, प्रेषणी के पास आएगा, कंसाइनी के पास आएगा, ठीक है। ये कितना किलोमीटर है, 500 किलोमीटर का रास्ता तय करेंगे। तो अब इतना रास्ता तय करने में सब चीजें अच्छी थी, कोई भी यहाँ पर चोरी नहीं हुई, कोई भी माल की क्षति नहीं हुई। माल मतलब यहाँ से माल इस ट्रक में 1000 लीटर पेट्रोल भरा गया और वही गाड़ी लेकर के, वही ट्रक जो है वो लेकर के थोड़े दिन में, 2-4 दिन में यहाँ पर गाड़ी आ गई और इसमें सारा पेट्रोल आ गया। अब हुआ क्या, क्योंकि पेट्रोल है तो कुछ ना कुछ पेट्रोल तो उड़ेगा ही। तो यहाँ पर वो मिला कितना, तो यहाँ पर वो मिला 900 लीटर। कितना लीटर मिला, 900 लीटर। और 1000 लीटर पर अगर 900 लीटर पेट्रोल मिल रहा है तो इसको कैसी हानि मान रहे हैं, मतलब सामान्यतः जो भी व्यक्ति 500 किलोमीटर दूर से अगर पेट्रोल मंगवाते हैं, तो अगर उन्होंने 1000 लीटर मांगा है तो वो आते आते रास्ते में कितना बचता है, जब एंड में मिलता है तो 900 लीटर मिलता है। ये बात होती है, समझ में आ गई। अब 1000 लीटर पेट्रोल मंगाया था 100 रुपए के भाव से, तो कितने का पेट्रोल भेजा था, कितने का पेट्रोल भेजा गया था, 1000 लीटर इंटू 100 रुपए के पर लीटर के रेट से कितना पेट्रोल भेजा गया, कितने रुपए का पेट्रोल भेजा गया, 1,00,000 रुपए का पेट्रोल भेजा गया। तो अब जब ऐसा होता है कि इसमें कोई भी गलती नहीं है, मतलब ये सभी लोगों को इस तरह की कमी होती है, सामान्यतः सभी व्यापारियों के अंतर्गत इस तरह की कमी होती है। ये व्यापार का क्या है, ये नेचर है, इसमें कोई भी गलती नहीं हुई है, व्यापार का ही नेचर ऐसा है, गुड्स का ही नेचर ऐसा है कि उसमें ये कमी आ रही है। तो फिर क्या माना जाएगा कि ये जो 900 लीटर एंड में बचा है ना, इसको ऐसा माना जाएगा कि मिस्टर ए ने जो पेट्रोल भेजा था ना, वो वास्तव में कितना भेजा था, ऐसा मान करके इसकी रिकॉर्डिंग करी जाती है कि 900 लीटर ही पेट्रोल भेजा गया था। क्या मान करके हम रिकॉर्ड करेंगे कि 900 लीटर ही पेट्रोल मिस्टर ए ने मिस्टर बी को आगे बेचने के लिए भेजा था। समझ में आ गई। तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, इसका इंपैक्ट ये होगा कि जो कॉस्ट 1000 लीटर के लिए थी, मतलब कितनी थी, 1,00,000 रुपए, यही 1,00,000 रुपए अब किसकी कॉस्ट हो जाएगी, 900 लीटर की भी कॉस्ट यही हो जाएगी। बात समझ में आ गई, 900 लीटर की कॉस्ट भी यही हो जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है नॉर्मल लॉस। क्या कहते हैं इसको, हम इसे ही कहते हैं नॉर्मल लॉस, ठीक है। तो इसको हम नॉर्मल लॉस की तरह ट्रीट करते हैं, मतलब हम ये मान लेते हैं कि जो गुड्स मिली थी वही कितनी मिली थी, वही हमें 900 लीटर मिली थी, ओके। और उसी को कॉस्ट मान ली जाती है, मतलब जो कॉस्ट 1000 लीटर की थी, यही कॉस्ट हम किसकी मान लेते हैं, 900 लीटर की मान लेते हैं, क्योंकि जो कमी हुई है वो सामान्य रूप से कमी हुई है। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि जो कमी हुई है, देखा जाए तो देखिए 1000 का भाव कितना था, 1000 का भाव 1,00,000 रुपए था,
है ना। और अगर मान लीजिए हम इस पर 20% चार्ज करते, 20% प्रॉफिट चार्ज करके आगे बेचने के लिए बोला गया, तो अब क्या हो रहा है, अब देखिए यहाँ पर माल कितना आया है, माल तो आया है 900 लीटर, पर उसकी भी कॉस्ट हमने कितनी मानी है, 1 लाख रुपए मानी है, और हमने बोला 20% मार्जिन पर बेच देना। तो इसी 1 लाख पर 20% जोड़ करके कितने में बेची जाएगी, 1,20,000 रुपए में बेचे जाएंगे। और कितना लीटर पेट्रोल बेचा जा रहा है, 900 लीटर पेट्रोल जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मल लॉस की हानि भी किससे रिकवर की जाती है, कस्टमर से रिकवर की जाती है। ठीक है, मतलब हमने अपनी कॉस्ट को क्या मान लिया, 900 लीटर की मान लिया। अल्टीमेटली क्या हुआ, पर लीटर कॉस्ट बढ़ गई, जो पहले कितनी थी, जो पहले 100 रुपए पर लीटर थी, कितनी थी पहले, 100 रुपए पर लीटर थी, यहां पर हमने भेजी थी 100 रुपए पर लीटर में, 1 मिनट, 100 रुपए पर लीटर थी, वही हमने क्या मान ली, अब 900 रुपए की मान ली, वही हमने क्या मान ली, 900 रुपए की मान ली। तो अब क्या हुआ, अब 900 लीटर की हमने वो मान ली है, तो 900 लीटर की जब हमने वो मान ली, तो हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, हमारी कॉस्ट अराउंड आएगी, इसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, इसकी कॉस्ट आ जाएगी 111 रुपए 11 पैसे। तो मतलब पर लीटर कॉस्ट बढ़ गई, कितनी बढ़ गई कॉस्ट, 11 रुपए से बढ़ गई। और अब हम इस पर 20% लगा रहे हैं, तो अल्टीमेटली जो नॉर्मल लॉस की हानि होती है वो किससे चार्ज की जाती है, वो कस्टमर से चार्ज की जाती है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में एक थ्योरिकल क्वेश्चन बन सकता है कि नॉर्मल लॉस की हानि किससे चार्ज की जाती है, तो नॉर्मल लॉस की हानि कस्टमर से चार्ज की जाती है। ओके, तो अब हम ये पूरी जो यूनिट होती है, जो कम यूनिट होती है, उसको ऐसा माना जाता है कि हमारा जो प्रधान है या जो कंसाइनर है, उसी ने वो गुड्स भेजी थी, मतलब उतनी ही गुड्स भेजी थी। अगर अंत में 900 गुड्स भेजी थी, तो ये मान करके हम फिर वैल्यूएशन करते हैं कि प्रधान ने 900 लीटर ही पेट्रोल हमें भेजा था। बात समझ में आ गई, कंसेप्ट समझ में आया नॉर्मल लॉस का। तो बस अब इसको ध्यान में रख करके हम क्या करते हैं, पूरी कैलकुलेशन करते हैं। मतलब इसको ध्यान में रख करके पूरी कैलकुलेशन करते हैं, इसका मतलब क्या कि हमारी कॉस्ट फिर 1 लाख रुपए जो थी, वही कॉस्ट किसकी मान ली जाएगी, जो 1 लाख रुपए कॉस्ट टोटल 1,000 लीटर की थी, अब बचा कितना, 900 लीटर, तो यही कॉस्ट फिर किसकी मान ली जाएगी, 900 लीटर की। ठीक है, यहां से ये ट्रक आया था, ये ट्रक आया था, ये ट्रक आया था, तो ये ट्रक के लिए प्रेषक ने कोई व्यय करे होंगे, मतलब गाड़ी भाड़ा और ये सब दिया होगा। तो जो गाड़ी भाड़ा इन्होंने दिया था, मान लीजिए इन्होंने 30,000 का गाड़ी भाड़ा दिया था, कितने का गाड़ी भाड़ा दिया था, 30,000 रुपए का गाड़ी भाड़ा दिया था। 30,000 का जो गाड़ी भाड़ा दिया था उन्होंने, वो कितनी यूनिट के लिए दिया था, 1,000 के लिए, पर अंत में बची कितनी, 900। तो यही 30,000 रुपए ऐसा मान करके पूरा की पूरा लिया जाएगा कि 900 यूनिट पर ही दिया गया था। ठीक है, अब कुछ व्यय प्रेषणी ने भी करे होंगे, मतलब जो हमारी कंसाइनर थी, कंसाइनी थी, कंसाइनी के द्वारा जो कुछ व्यय किए थे, मिस्टर बी के द्वारा कंसाइनी के द्वारा कुछ व्यय किए गए थे। तो कंसाइनी के भी पूरे खर्चे कैसे माने जाएंगे, क्योंकि देखिए कंसाइनी के केस में तो दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि जब कंसाइनी के पास ये ट्रक आया था, इसको मैं हटा लेता हूं, जब कंसाइनी के पास जो ये ट्रक आया था, क्या आया था, जब कंसाइनी के पास ये ट्रक आया था, तो यहाँ पर आते ही समय उन्होंने तोला होगा, यहाँ पर इन्होंने उसको वेट किया होगा, तो यहाँ पर तो वो 900 लीटर ही निकला होगा। तो कंसाइनी के पास तो कितने आए होंगे, 900 लीटर ही आए होंगे ट्रक में, उन्होंने यहाँ पे जब भी तो चेक करा कि 900 लीटर ही मिले। तो जो कंसाइनी के खर्चे हैं वो तो 900 पर ही हुए थे, तो कंसाइनी को तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो कंसाइनी के खर्चे भी जो हुए हैं उसको भी हम, वो तो कहां पर आ जाएंगे, डायरेक्टली यहीं पर आ जाएंगे। मान लीजिए वो 20,000 रुपए हुए थे, तो इसको कितनी यूनिट पर हुए इनके खर्चे, तो 900 पर ही हुए। तो इस प्रकार से टोटल खर्चे जो हुए, अब हमारे उसमें कितने खर्चे हुए, ये तो कॉस्ट हो गई, और ये क्या हो गया, ये हमारे कंसाइनर के खर्चे हो गए, और ये कंसाइनी के खर्चे हो गए। ठीक है, ये तीनों को अब हम जोड़ लेंगे, कितने हो गए, मान लीजिए हमारे इस एग्जाम्पल में 1.5 लाख रुपए के टोटल खर्चे हो गए। तो अब ये जो 1.5 लाख के टोटल खर्चे हुए, ये कितनी यूनिट के लिए माने जाएंगे, ये माने जाएंगे 900 लीटर के लिए। कितनी यूनिट के लिए, 900 लीटर के लिए। मतलब जो सामान्य हानि है उन्हें कंसिडर नहीं किया जाता है जब कैलकुलेशन की जाती है, उसे क्या माना जाता है कि जो बाद में बची हुई यूनिट है, जो सामान्य हानि के बाद, वही क्या मान ली जाती है, टोटल क्वांटिटी मान ली जाती है। ओके, अब इससे हम डिवाइड कर देंगे, 900 से ही डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। बात समझ में आ गई। तो ये पूरा था नॉर्मल केस में। नॉर्मल केस में क्या हो जाएगा, ये पूरा था जो कैलकुलेशन थी वो किस केस में थी, नॉर्मल लॉस के केस में। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान में रखना क्या है कि नॉर्मल लॉस के बाद जो वैल्यू बचती है उसी को टोटल
वैल्यू टोटल क्वांटिटी मान लिया जाता है। मतलब जो नॉर्मल लॉस है उसको भी इसलिए हम किससे चार्ज करते हैं, दूसरी बात कस्टमर से चार्ज करते हैं। बात समझ में आ गई, कंसेप्ट समझ में आया? पढ़ें अब। तो अब देखिए ये पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो अब इससे क्या होगा, जब हम थ्योरी साथ में पढ़ेंगे फिर तो हमें पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। समझ में आई ये बात? बढ़े आगे, चलिए बात कर लेते हैं अब हम आगे नॉर्मल लॉस के ऊपर। तो देखिए प्रेषण में सामान्य हानि, ठीक है, या नॉर्मल लॉस इन कंसाइनमेंट। तो चलिए सामान्य हानि से आशय, सामान्य हानि से आशय मतलब ऐसी हानि जिसको रोका नहीं जा सकता, जो हानि प्राकृतिक कारणों से होती है, नॉर्मल मतलब प्राकृतिक कारणों से, नेचुरल रीजन से होती है, और जिनको रोक पाना मुश्किल होता है या रोका नहीं जा सकता। जैसे अगर पेट्रोल उठ रहा है तो उसे सामान्यतः रोका नहीं जा सकता, या जो रोकने के भी जो मेजरमेंट होते हैं या जो उस पर खर्चा होता है वो कहीं ज्यादा हो जाता है, क्योंकि पेट्रोल का उड़ना एक नॉर्मल बात नहीं है। नॉर्मल बात ही उसको रोकना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा खर्चे करने होंगे, बहुत ज्यादा प्रिजर्वेशन। तो उसे क्या माना जाता है, नॉर्मल प्रकृति का, जिन पर सामान्यतः हम कंट्रोल नहीं कर सकते। प्रेषित माल के प्राकृतिक कारणों से घटने पर जो हानि होती है, किन कारणों से होती है, ये बात ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक कारणों से, है ना, नेचुरल रीजन से जो होती है उसे सामान्य हानि कहते हैं। कुछ ऐसे प्राकृतिक कारण होते हैं जिनके कारण माल की मात्रा सीजन घटोती हो जाती है, मतलब क्या हो जाती है, उसमें कमी आ जाती है, सिंपल भाषा में हम कहें तो। मौसम के परिवर्तन के कारण, मौसम के परिवर्तन कारण से भी कई बार हो जाती है। माल का सिकुड़ जाना, जैसे क्या हो गया, माल सूख गया, सिकुड़ गया। चू जाना मतलब क्या होता है कि अब जैसे पेट्रोल है तो थोड़ा बहुत लीकेज भी हो जाता है। द्रव्य पदार्थों का बह जाना, जैसे वो है। नम पदार्थों का सूख जाना, अब जैसे कोयला है तो कोयला थोड़ा सा शुरू में हल्का सा उसमें नमी होती है, बाद में वो क्या होता है, सूखते चला जाता है। वस्तु में किसी द्रव्य का उड़ जाना, जैसे अगर हम पेट्रोल लेकर के आए तो उसका उड़ जाना। तोल में घट जाना, मतलब हमने नॉर्मली जैसा लाना था वैसे ही लाए पर उसमें से थोड़ी कमी आ गई है। जैसे अगर आपने एक और एग्जांपल देखा होगा तो उसमें ये आता है कि जो बियर बनती है, जो बियर या जो अल्कोहल बनाया जाता है, तो अल्कोहल बनाने के लिए यूज किया जाता है मक्का, कॉर्न को यूज किया जाता है, कॉर्न को यूज किया जाता है और व्हीट को यूज किया जाता है। इन दोनों से यूज करके क्या बनाई जाती है, इन दोनों को गला करके प्रोसेस करके इससे क्या बनाई जाती है, इससे बनाई जाती है बियर, या जो कहते हैं दारू, या अल्कोहल बनाया जाता है। तो अब क्या होता है, जब वेस्ट में क्या निकलता है, वेस्ट में फिर ये जो व्हीट है, ये जो कॉर्न है और जो व्हीट है, ये वेस्ट में निकल जाता है, क्योंकि इससे जो उनको निकालना होता है एक्सट्रैक्ट, वो निकालने के बाद में ये बच जाती है। तो अब क्या होती है, इसमें पानी मिला करके ये सारा काम किया जाता है, तो ये भी बिकती है मार्केट में। ये क्या होता है, जो वेस्ट है ये भी मार्केट में बिकता है टन के हिसाब से। तो अब इसमें क्या मिला हुआ है, इसमें मिला हुआ है पानी। इसमें क्या मिला हुआ है, इसमें मिला हुआ है पानी। तो धीरे धीरे पानी झड़ जाएगा ना, मतलब उससे पानी निकल जाएगा, रिस जाएगा। तो अब क्या होता है, मान लीजिए अगर ये तोल कांटे पर रख करके जब गाड़ी तुल रही है तो उस समय इसमें कितना बताएगी, मान लीजिए गाड़ी अगर टन बता रही है तो वो कितना बता देगी कि 10 मेट्रिक टन इसमें क्या है, भूसी है। इसमें जो गीली भूसी है, जिसे ये कहा जाता है ट्रेड में कि गीली भूसी, वो कितनी है, 10 मेट्रिक टन है। बट जब ये 500 किलोमीटर चल करके आगे जाएगी ना, जब 500 किलोमीटर चल करके ये आगे जाएगी ना, तो ये कितनी बचेगी, ये 9.5 मेट्रिक टन बचेगी। समटाइम्स ये होता है कि 9.85 बचती है। तो अब ये जो 15 या 50 कम हुआ है, मतलब 0.5 कम हुआ है या 0.15 कम हुआ है, ये कम कैसे हो गया, जो उसके अंदर नमी थी या जो पानी था वो क्या हो गया, वो धीरे धीरे उससे निकल गया। समझ में आ गई? तो अब इसको क्या बोलेंगे, इसको नॉर्मल लॉस कंसिडर करेंगे। इसको में क्योंकि कोई चोरी नहीं हुई है, नेचर ही ऐसा था, उस वजह से ये कमी आ गई। बात समझ में आ गई? बढ़े आगे, चलिए। तो वस्तु में किसी द्रव्य का उड़ जाना, तोल में घट जाना आदि ऐसे प्राकृतिक घटक हैं जिनके कारण माल की मात्रा में कमी हो जाती है। उदाहरण के लिए कोयले का क्या, सूख जाना, पेट्रोल का उड़ जाना, शक्कर व गेहूं चावल आदि का रास्ते में निकल जाना, मतलब बिखर जाना थोड़ा मोटा, और तेल का क्या हो जाता है, चू जाना, मतलब उसको में लीकेज हो गया थोड़ा बहुत तो वो निकल गया। मतलब लीकेज कैसा लीकेज, यहाँ पर चू जाने का मतलब जो लीकेज हो रहा है वो कैसा लीकेज होगा, वो नॉर्मल होगा। मतलब अगर हमने 1000 लीटर पेट्रोल लीटर हमने तेल भेजा था तो वो कितना बचा, वो बचा मान लीजिए
980 लीटर, कितना बचा 980 लीटर। तो ये माना जाता है कि 20 लीटर तो जरा बहुत तो निकल ही जाता है, तो 20 लीटर ये ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लीकेज हो गया तो कितना हो गया 1000 लीटर का 500 लीटर बना, तो नहीं, ये फिर ना सामान्य हानि नहीं है, मतलब ऐसी हानि जो नॉर्मली हो जाती है तो वही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए बात करते हैं आगे। ऐसी स्थिति में प्रेषण स्कंद का मूल्यांकन करने में माल की कुल मात्रा में से जो कम हुई माल की मात्रा कर दी जाती है, उसे माल का कुल मूल्य में शेष मूल्य, मतलब शेष माल का अर्थात शुद्ध क्वांटिटी, जो शुद्ध क्वांटिटी आती है, जो नेट क्वांटिटी आती है, मतलब ऐसी स्थिति में प्रेषण स्कंद का मूल्यांकन करने के लिए माल की जो कुल मात्रा में से कम हुए माल की मात्रा को कम कर दी जाती है। मतलब जो हमारी क्वांटिटी, जैसे हमारे एग्जांपल में क्या था, हमारे एग्जांपल में कुल क्वांटिटी कितनी थी 1000 यूनिट थी, 1000 लीटर थी, और जो कम हुई मात्रा कितनी थी, तो वो थी 50 लीटर, 50 ही थी या क्या ली थी मैंने, एक मिनट देख लेते हैं अपन, 100 लीटर थी। वो कितनी थी, वो 100 लीटर थी, कि 100 लीटर हमारे उसमें, मतलब अगर 1000 लीटर पेट्रोल भेजा गया तो 100 लीटर पेट्रोल तो आराम से उड़ जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल है, इतना नहीं उड़ता है, छोटा मोटा उड़ता है, क्योंकि इतना उड़ेगा तो बहुत महंगा हो जाएगा। बट ये मान रहे हैं हम, कितना उड़ गया, कितना उड़ गया था हमारा पेट्रोल, 100 लीटर का जो पेट्रोल था वो उड़ गया था। तो हमारे पास उसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे, और जो शेष मात्रा है, शेष मात्रा कितनी थी हमारे एग्जांपल में 900 लीटर, कितनी थी 900 लीटर, 900 लीटर का मूल्य मान लिया जाएगा। देखिए यहाँ पर भी लिखा है वही बात की शेष मात्रा का मूल्य मान लिया जाएगा। इस प्रकार क्षय माल के मूल्य में बिके हुए माल और बचे हुए माल के मूल्य में विभाजित करके प्रेषण स्कंद का मूल्यांकन किया जाता है। मतलब जो माल क्या हुआ है, जो माल उड़ गया है, ये जो 100 लीटर का प्राइस जो कॉस्ट थी उसको क्या किया गया है, इसके ऊपर दे दिया गया है, इसके ऊपर उसको पूरी जो बची हुई क्वांटिटी है उसके ऊपर स्प्लिट कर दिया गया है। तो इससे क्या हो जाएगा, उसका अपने आप कॉस्ट कहाँ कहाँ आ जाएगी, जो बेचे हुए माल है उसमें भी इसकी जो कॉस्ट है वो जुड़ जाएगी, और साथ में जो क्लोजिंग स्टॉक जुड़ेगा उसके अंदर भी इसकी कॉस्ट अपने आप आ जाएगी, क्योंकि पर यूनिट ही कॉस्ट बढ़ गई थी। जैसे हमारे एग्जाम्पल में पर यूनिट कॉस्ट कितनी थी शुरू में, पर यूनिट कॉस्ट थी 100 रुपए, पर यूनिट कॉस्ट कितनी थी यहाँ पर हमने देखी थी 100 रुपए पर यूनिट कॉस्ट थी, बट वो कितनी बची थी, फिर बाद में जब हमने कैलकुलेट करा था तो 111 रुपए 11 पैसे हो गई थी। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, पर यूनिट कॉस्ट ही क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नॉर्मल लॉस के केस में क्या होता है, नॉर्मल लॉस के केस में जो पर यूनिट कॉस्ट होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। समझ में आ गई बात, बढ़े आगे, चलिए बात करते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। तो देखिए ये समझ में आया पर यूनिट कॉस्ट का कंसेप्ट, है ना। और एक और बात जो ध्यान रखिएगा वो क्या है कि नॉर्मल लॉस किससे चार्ज किया जाता है, किससे लिया जाता है, तो वो लिया जाता है कस्टमर से। किससे लिया जाता है, कस्टमर से लिया जाता है। ओके, सामान्य हानि कस्टमर से चार्ज की जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये एक उदाहरण है जिससे चीजें और क्लियर हो जाएंगी, और एकदम इजी सा एग्जाम्पल है, आपको भी एकदम क्लियर हो जाएगा चीजें इसके बाद। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं, तो ये एग्जाम्पल के बाद सब चीजें आसान हो जाएंगी। चलिए तो देखिए, कृष्णा कोल कंपनी, कृष्णा कोल कंपनी है, उसने क्या किया, 2000 टन कोयला जो है होशंगाबाद के ख्याति कोयला डिपो से मंगवाया। मतलब कृष्णा कोल कंपनी है, उसने कहां से माल लिया है, कहां से, कोल डिपो से, होशंगाबाद के ख्याति कोल डिपो से प्रति टन की दर से पर प्रेषण पर भेजा। मतलब किसको भेजा, कृष्णा कोल कंपनी ने 2000 टन कोयला होशंगाबाद के किसको भेजा, ख्याति कोल डिपो को भेजा। ठीक है, किसमें भेजा, तो प्रेषण में भेजा, मतलब कंसाइनमेंट के अंतर्गत भेजा कि ख्याति कोल डिपो है वो क्या करे, आगे इसे सेल करे। ये कॉस्ट कितनी है इसकी, 12 रुपए प्रति टन की दर से है। ठीक है, चलिए प्रेषण पर कृष्णा कोल कंपनी ने अब कितने खर्चा करे, तो मतलब उनको भेजा रास्ते में, तो जैसा कि अब यहाँ से होशंगाबाद भेज रहे हैं, तो अब इसमें उन्होंने ट्रक में भेजे होंगे ये सारी चीजें, या और कोई साधन से भेजे होंगे, तो इसका किराया लगा होगा। हो सकता है कहीं रास्ते में कुछ हो ना जाए तो इसके लिए बीमा भी करा दिया। तो उनने बीमा पर कितने खर्चा करे, 1200 रुपए खर्चा करे। वह भाड़ा जो दिया वो कितना दिया, 2600 रुपए दिया। ठीक है, और बाकी सारे जो खर्चे थे वो कितने थे, 2600 रुपए थे। समझ में आया, एकदम छोटे छोटे फिगर लिए ताकि चीजें कंसेप्ट हम समझे। ठीक है,
ख्याति कोल डिपो ने अब गाड़ी यहां से चली कृष्णा कोल कंपनी के, यहां से कृष्णा कोल कंपनी से चली और कहां पहुंच गई, ख्याति एंड कंपनी मतलब गुडविल एंड कोल डिपो पर पहुंच गई। तो अब ये गाड़ी यहां पर पहुंची होगी तो इनके जो कोयला है उसको उतारने के व्यय और बाकी सारे व्यय इन्होंने भी दिए होंगे, उसको स्टोर करा होगा, कोयला ये ट्रक में से उतार करके स्टोर करा होगा, तो ये स्टोर लिया इन्होंने, मतलब क्या लिया, गोदाम किराए पर लिया। तो ये सारे खर्चे किसने करे हैं, अपने ख्याति कोल डिपो ने करे। तो इनके खर्चे क्या हैं, तो ख्याति कोल डिपो ने 400 रुपए काय के दिए, गाड़ी भाड़ा दिया, मतलब इन्होंने गोदाम इनका दूर होगा या कहीं अंदर होगा तो उस वहां तक पहुंचाने के लिए छोटी गाड़ियों का किराया दिया, उस गोदाम का किराया दिया उन्होंने 600 रुपए का इन्होंने दिया। अब इनके पास और क्या करा उन्होंने 520 टन, अब जो ख्याति कोल डिपो उसने सेल भी कर दिया, कितना सेल कर दिया, 1520 टन कोयला किसको सेल कर दिया, कितने रुपए में, 28,400 रुपए में सेल कर दिया। उनके पास 380 टन कोयला बचा हुआ है। अब देखिए एग्जामिनर कभी भी आपको बोलेगा नहीं नॉर्मल लॉस या कोई और, वो क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन दे देंगे, आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन नॉर्मल लॉस का है कि एबनॉर्मल लॉस का। अगर एबनॉर्मल लॉस का क्वेश्चन होगा तो उसमें वो 2-3 बातें बोलेंगे, क्या बोलेंगे, चोरी हो गई है, ठीक है, क्या हो गई है, चोरी हो गई है, क्षति हो गई है, मतलब लॉस हो गया है रास्ते में, ये बोला जाएगा, या क्या हो गया है, फायर, आग लग गई है। ये 3-4 वर्ड बोले जाएंगे। अगर क्वेश्चन में ये वर्ड आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, कौन सा लॉस की बात की जा रही है, एब नॉर्मल लॉस की, असामान्य हानि की बात की जा रही है। और अगर क्वेश्चन पूरी तरह साइलेंट है, क्वेश्चन पूरी तरह साइलेंट है मतलब वो कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई कमी हुई है तो वो क्या हुई है, नॉर्मल लॉस है। अगर वो कमी हुई है इन 3 वर्ड के अलावा, अगर कमी हुई है तो वो फिर कैसा लॉस होगा, फिर वो नॉर्मल लॉस होगा। बात समझ में आ गई, अगर चोरी लॉस हो गया या फायर हो गई है, क्षति हो गई है बड़ी, इसके ये वर्ड का यूज किया गया तो एबनॉर्मल लॉस है, और अगर इन वर्डों का यूज नहीं किया गया तो क्या है, नॉर्मल लॉस। जैसे इस क्वेश्चन में बात की जा रही है, इस क्वेश्चन में क्या हुआ, देखिए उन्होंने बोला कितना टन माल भेजा था, 2000 टन माल भेजा था, उसमें से कितना बेचा उन्होंने, 1520 टन भेजा, और उनके पास बचा कितना है, 380 टन है। और कुछ क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि कोई चोरी हो गई, क्षति हो गई, नहीं। तो अब जो कमियां हैं वो सब क्या मानी जाएगी, वो कैसी कमी मानी जाएगी, वो नॉर्मल लॉस माना जाएगा। तो देखिए 200 टन टोटल माल भेजा गया था, उसमें से क्या किया गया, 1520 टन जो है वो बेच दिया गया, और 380 टन क्या है, उनके पास क्लोजिंग स्टॉक है। क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है, मतलब जो वर्ष में बचा हुआ, अंत में बचा हुआ क्लोजिंग स्टॉक है, और ये क्या है, ये सेल है। समझ में आ गई बात, तो ये आ गया टोटल, ये ही इनके पास बचा है। तो अब जो कमी हुई है कितनी हुई है, देखिए ये हो गई 1500 और एक 1600 और 300 1900, टोटल इसका कितना हो गया है, इसका टोटल जो आया है वो कितना आया है, 1900 आया है। जबकि भेजा कितना था, भेजा तो 2000 टन था। तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 टन जो कमी हुई है, 100 टन जो कमी हुई है वो कैसी कमी है, ये जो 100 टन कम माल आया है, ये 100 टन कम हो गया है माल, ये कैसा माल है, इसलिए नॉर्मल लॉस। कैसा है, नॉर्मल लॉस, सामान्य हानि है। ठीक है, अब पूरा क्वेश्चन बस कैसे होगा, अगर ये नॉर्मल लॉस है तो इसका मतलब हम क्या मानेंगे कि प्रेषक ने जो हमें माल भेजा था वो कितना टन भेजा था, बताइए जरा। अगर हम नॉर्मल लॉस माना है तो प्रेषक ने हमें कितना माल भेजा था, तो प्रेषक ने हमें कितना माल भेजा था, 1900 ही भेजा था, ऐसा मान करके हम क्या करेंगे, सारी कैलकुलेशन करेंगे। बस ये बात ध्यान रखिएगा, नॉर्मल लॉस पर क्वेश्चन आएगा तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो बची हुई यूनिट है उसी को क्या माना जाएगा फिर नॉर्मल लॉस के बाद, कि यही यूनिट प्रेषक द्वारा प्रेषणी को भेजी गई थी। दूसरा, क्वेश्चन पूरी तरह साइलेंट होता है नॉर्मल लॉस के केस में, जैसे ये क्वेश्चन पूरी तरह साइलेंट है, इसमें कहीं बोला गया है कोई लॉस का नहीं, तो इसका मतलब अजम्पशन है कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस हुआ है अगर कोई कमी हुई है तो। ओके, चलिए अब इस पर बात कर लेते हैं इसलिए आगे। तो प्रेषण पर माल की लागत, जो प्रेषित माल की लागत है, जो कंसाइनमेंट स्टॉक है उसकी माल की लागत कितनी है, तो देखिए 2000 टन भेजा था उन्होंने और 1 टन की कीमत कितनी थी, 12 रुपए थी। तो टोटल कितने टन का माल उन्होंने, कितने रुपए का माल भेजा था, तो वो भेजा था 2000 मेट्रिक टन भेजा था 12 रुपए के भाव से, तो 24,000 का उन्होंने कॉस्ट में भेजा था।
ठीक है। अब हमारे पास शुद्ध माल ज्ञात करना है, माल की शुद्ध मात्रा ज्ञात करनी है। तो देखिए बेची गई माल की मात्रा, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि माल टोटल मतलब नेट क्वांटिटी ज्ञात करने का तरीका मैं बता रहा हूं कि नेट क्वांटिटी ज्ञात करने का तरीका क्या है कि जो माल हमने बेचा था और जो हमारे पास बच गया और कुछ बोला नहीं है तो बस यही माल हो गया टोटल में। तो बस वही बात यहाँ पर अब फॉर्मूले में लिखी हुई है, तो फॉर्मूला याद ना करने की बजाय कंसेप्ट पर याद रखेंगे तो आपकी चीजें इजी हो जाएंगी। तो बेचे गए माल की मात्रा कितनी थी, तो बेचे गए माल की मात्रा थी 1520 रुपए, 1520 मेट्रिक टन, और बची हुई मात्रा कितनी थी, तो 380 टन। टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया 1900 टन। तो ये 1900 टन क्या है, हम ये मानेंगे कि यही क्वांटिटी जो है नेट क्वांटिटी हमें रिसीव हुई थी, यही क्वांटिटी हमें मिली थी अल्टीमेटली, और इसी को क्या माना जाएगा कि टोटल क्वांटिटी, यही क्वांटिटी हमारे प्रेषक ने हमें भेजी थी। अब बात कर लेते हैं एक इससे, तो देखिए अब हम कितना स्टॉक बच गया था, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे हैं, 380 टन बच गया था हमारे पास माल, ये रहा 380 टन जो बच गया था। टोटल कॉस्ट कितनी थी, 24,000 रुपए थी। तो 24,000 रुपए किसके लिए थी, अब 24,000 रुपए किसके लिए मानी जाएगी, अब 24,000 रुपए मानी जाएगी 1900 के लिए, क्योंकि जो माल एंड में बच जाता है, एंड में बच जाता है मतलब जो नेट क्वांटिटी हमें मिलती है उसी को क्या माना जाता है कि प्रेषक ने यही भेजी थी, 1900 ही भेजा था, ऐसा मानते हैं हम। तो 1900 के बराबर कितने पैसे लगे थे, 24,000 रुपए लगे थे। तो 380 पर कितना खर्चा होगा, चूंकि जमा सकते हैं हम, अगर आप ऐसे आएगा, नहीं तो वैसे भी कर सकते हैं कि पर क्वांटिटी निकाल लेंगे 1900 से डिवाइड करके और 380 का इंटू कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 4800 रुपए। चूंकि इसको लिख सकते हैं, चूंकि 1900 के लिए टोटल कॉस्ट थी 24,000 रुपए, चूंकि 1900 के लिए टोटल कॉस्ट थी 24,000 रुपए, तो 380 क्वांटिटी के लिए कितनी कॉस्ट होगी, तो 380 इंटू 2400 डिवाइडेड बाय 24,000 डिवाइडेड बाय 1900, क्या आ जाएगा 1900, यहाँ पर एक जीरो ज्यादा है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1900। समझ में आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4800 रुपए। ठीक है, प्रेषक के अनुपातिक व्यय, तो प्रेषक ने कितने व्यय करे थे, तो देखिए प्रेषक ने 2 व्यय करे थे। एक तो 1200 रुपए उन्होंने दिया था बीमा के, और गाड़ी भाड़ा और बाकी सारे खर्चे उनके कितने थे 2600 रुपए। टोटल खर्चा कितना हो गया था 3800 रुपए। 3800 रुपए किसके लिए खर्चा करा था, अब ये मानेंगे 1900 क्वांटिटी के लिए खर्चा करा था, 1900 टन के लिए। तो 380 के लिए कितना खर्चा, तो बस वही हम चूंकि जमाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 760 रुपए। अब प्रेषणी के खर्चों की बात की जाएगी, तो देखिए प्रेषणी के खर्चों के लिए तो हमने बोला ही था कि उसके पास तो क्वांटिटी कम ही आती है वैसे भी, तो ये भी कितने के लिए कर रहे थे इन्होंने खर्चा 1900 के लिए। कितने खर्चे करे थे 400 रुपए। तो 380 के लिए कितने खर्चे हो जाएंगे 80 रुपए। जब भी ये क्वेश्चन आए नॉर्मल लॉस का, तो एक काम करिएगा 24,000 रुपए टोटल लागत, ये इसमें जोड़ दीजिएगा क्या, प्रेषक के खर्चे कितने हो गए, प्रेषक के खर्चे 3800 रुपए ये, और इसमें जोड़ देंगे प्रेषणी के खर्चे कितने हो गए 400 रुपए। तो इनका जो टोटल आय, वो ये टोटल खर्चा करा था इन्होंने किसके बराबर 1900 के बराबर, और इसमें इंटू कितना कर देंगे 380 का, कि क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा था हमारे पास 380 रुपए, तो इससे इंटू कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक से। तो मतलब क्या करना, आपको 3 बार कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगी फिर इंटू और डिवाइड करने की, एक बार में ही काम हो जाएगा। आप क्या करेंगे 24,000 में 3,800 रुपए और 400 रुपए जोड़ देंगे, क्या करेंगे 24,000 में तीनों जोड़ देंगे, तो मतलब एक बार में हमारी क्वांटिटी निकल जाएगी। अलग अलग अनुपातिक निकालने की बजाय आप एक साथ कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आप ले लेंगे, इनका टोटल कर लेंगे, क्या कर लेंगे 28,200 रुपए ले लेंगे, ठीक है। ये किसके बराबर है, तो ये 1900 क्वांटिटी के लिए था। तो जो बची हुई क्वांटिटी कितनी है 380 टन बचा हुआ है, तो बस इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर यही आ जाएगा डायरेक्टली। तो 3 बार आंसर मत करिएगा, एक साथ कर लीजिएगा कि जो टोटल कॉस्ट है वो प्रेषक के खर्चे प्रेषणी के खर्चे, वो कितनी यूनिट के लिए टोटल खर्चे हुए हैं 1900 यूनिट के लिए खर्चे हुए हैं, तो 380 यूनिट पर कितना कॉस्ट आएगी। समझ में आ गई, सॉल्व करेंगे आपका ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, ये देखिए वही बात जो मैंने लिखी यहाँ पर नीचे भी लिख दी है, इसलिए कि देखिए 24,380 किसके खर्चे प्रेषक के खर्चे, प्रेषणी के खर्चे कितने मतलब कंसाइनी के खर्चे कितने 400 रुपए, टोटल खर्चे कितने हुए, टोटल लागत कितनी हो जाएगी, इसलिए 28,200 रुपए। 28,200 किसके लिए मानेंगे, अगर नॉर्मल लॉस हुआ है तो जो नेट क्वांटिटी एंड में बच जाती है उसी के लिए मानेंगे। तो नेट क्वांटिटी कितनी मिली थी हमें 1900 टन, तो बस 1900 टन के लिए हम मान लेंगे। तो 1900 टन के लिए कितना खर्चा हुआ, कितनी कॉस्ट आई थी या कितना खर्चा हुआ था 28,200 रुपए। तो 380 क्वांटिटी जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है, जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है क्या बचा है
क्लोजिंग स्टॉक, क्या बचा है? क्लोजिंग स्टॉक मतलब अंतिम रहतियां, क्लोजिंग स्टॉक बचा है, तो उसके लिए कॉस्ट क्या होगी, ये सॉल्व करिएगा। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा, नीचे वाले की। किसकी प्रैक्टिस करेंगे आप? इस वाले पॉइंट की प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में, क्योंकि ये वाले को आप आईएमपी करिएगा और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक दो बार। कैलकुलेशन इसी सवाल को 2 बार सॉल्व कर लीजिएगा। अगर ये सॉल्व हो जाएगा तो बस ऐसा ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो आपसे ये बन जाएगा। इसकी कैलकुलेशन इसलिए करना सीखिएगा क्योंकि इसमें आपका टाइम बचेगा। यहाँ पर 2 बार और कैलकुलेशन करना पड़ती, प्लस आपको फिर बाद में प्लस करना पड़ता, तो इसलिए पहले प्लस कर लीजिए, फिर एक ही बार में आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया क्वेश्चन? नॉर्मल लॉस में, नॉर्मल लॉस में बस एक बात ध्यान रखिएगा, जहां पर आप गलती कर सकते हैं वो ये है, क्या कि बेची गई कितनी क्वांटिटी थी? 1000 क्वांटिटी, तो बाद में 1900 बची, तो आप उसको 100 रुपए को एबनॉर्मल लॉस मान करके घटा मत दीजिएगा। मतलब टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करते समय यहाँ पर नेट क्वांटिटी लीजिएगा। यहाँ पर देखिए भाग देते समय हमने कितनी क्वांटिटी ली है? 1900 ली है। कितनी ली है? 1900। इस पर आप हाईलाइट कर लीजिएगा, मतलब इसको अलग से मार्क कर लीजिएगा। सवाल सॉल्व करते समय जो गलती होगी वो इसी पर होगी। कहाँ पर होगी? इसी पॉइंट पर होगी। क्योंकि हम कई बार क्या होता है, जब स्पीड में होते हैं सवाल सॉल्व करते समय, तो हम यहाँ पर कितनी ले लेंगे? गलती से 2000 ले लेंगे, और एग्जामिनर यही चेक करेगा बस। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कितनी क्वांटिटी लेते हैं? नेट क्वांटिटी, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि यही फिर हमें भेजी गई थी। समझ में आ गई? तो गलती जो होगी वो इस पॉइंट पर होगी, एक इस पॉइंट पर आपसे गलती हो सकती है बस। इसके अलावा अगर आपको ये कंसेप्ट एक बार पढ़ लेंगे तो कोई गलती नहीं होगी। बस यहाँ रखते समय ध्यान रखिएगा कि 1900 रखना है ना, यहाँ गलती मत करिएगा। अब देखिए अब क्या होता है, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल लॉस का कंसेप्ट पूरा। अब बात करते हैं किस पर, कि देखिए जो कंसाइनर है, मतलब जो मिस्टर ए है, उन्होंने माल किसको भेजा है? मिस्टर बी को भेजा हुआ है। तो अब क्या होता है, मिस्टर ए ने जो माल भेजा है वो मिस्टर बी के पास भेजा है। तो अगर मान लीजिए मेरी कॉस्ट कितनी है? मेरी कॉस्ट एक प्रोडक्ट को बनाने की केवल 100 रुपए आती है, ठीक है। बट अब जैसे इसके लिए एग्जांपल आप ले सकते हैं कि आईफोन एप्पल आईफोन 1 लाख रुपए का फोन है, तो क्या 1 लाख रुपए उसकी कॉस्ट आती होगी? नहीं, वो प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं। तो अब मान लीजिए वो भी कंसाइनमेंट अप्रोच पे काम करते, क्या करते? कंसाइनमेंट अप्रोच पे काम करते कि आप आगे पैसे जोड़ करके भेजिए। तो अब कोई माल जो कितने में बिक रहा है मार्केट में? 1 लाख रुपए में बिक रहा है, उसकी कॉस्ट हमें कितनी पड़ रही है? हम 1 लाख रुपए में आसानी से बेच सकते हैं, कस्टमर खरीद सकते हैं, और उसकी कॉस्ट हमें आ रही है, कितनी आ रही है हमें कॉस्ट? हमें कॉस्ट आ रही है 40,000 रुपए। कितनी कॉस्ट आ रही है? 40,000 रुपए की मैक्सिमम कॉस्ट आ रही है। तो अब हमें कितना मार्जिन मिल रहा है देख रहे हैं आप? 60,000 का जो है इस पर क्या हो रहा है, हर प्रोडक्ट बेचने पर हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 60,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 7,000 रुपए का प्रॉफिट, 60,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है? 150% प्रॉफिट हो रहा है। अगर 40,000 की कॉस्ट वाला माल हम कितने में बेचते हैं? 60,000 में बेचते हैं, तो हमें कितना प्रॉफिट हो जाएगा इस पर? हमें प्रॉफिट हो जाएगा 150%। कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 150% प्रॉफिट। सोचिए कितना ज्यादा प्रॉफिट है, 150%। तो अब अगर हम ये कॉस्ट पर ही माल भेज दें कि मिस्टर बी, ये लागत तो इसकी कितनी है? 40,000 रुपए ही है, पर आप इसको मार्केट में कितने में बेचेंगे? 1 लाख में, और ये 1 लाख में आसानी से बिक जाएगा। तो बताइए मिस्टर बी को कैसा लगेगा कि कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये अनाप शनाप प्रॉफिट कमा रहे हैं, और मेरे को कमीशन में कितना देते हैं? 10%, 5%, 7% बस। और जबकि ये कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं? 150%। तो हो सकता है कि मिस्टर बी ज्यादा कमीशन की डिमांड करे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब इन्हें इतना मार्जिन दिख जाएगा तो हो सकता है ये खुद से भी इस प्रकार का प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करें कि हम थोड़ा कम में बेच देंगे, इतना प्रॉफिट मार्जिन है। तो इस सारी समस्याओं से बचने के लिए प्रेषक जो मिस्टर ए है वो क्या करते हैं, आगे जब माल भेजते हैं ना तो उसको लागत पे नहीं बेचते कि 40,000 पे नहीं बेचते, क्योंकि उनको पता 40,000 पे अगर भेजा इधर माल तो सबकी नजरों में आ जाएगा कि इतना प्रॉफिट हम कमा रहे हैं। तो अपना वो प्रॉफिट बचाने के लिए, सबकी लोगों से हमारा लाभ बचाने के लिए क्या करते हैं प्रेषक, फिर क्या करते हैं, इसको विक्रय बीजक मूल्य पर ही भेजते हैं। किस पर भेजते हैं? बीजक मूल्य पर, सेल प्राइस पर भेजते हैं, ताकि मिस्टर बी को पता ही ना लग पाए कि एक्चुअल में कॉस्ट कितनी आ रही थी। तो अब वो कितने पर भेजेंगे? अब वो माल ही मान लीजिए या तो कितने पर भेज देंगे? 1 लाख रुपए पर भेज देंगे। सपोज के लिए कितने पर भेज देंगे? 1 लाख रुपए पर ही भेजेंगे, और बोलेंगे आप इसको मार्केट में कितने में बेचिए? 1 लाख में ही बेचिए। तो अब मिस्टर बी को कुछ पता ही नहीं लगेगा कि इसकी कॉस्ट कितनी है। क्यों? क्योंकि उनको 1 लाख में ही मिल रहा है ये माल।
तो जब इस प्रकार पर माल भेजा जाता है, किस पर भेजा जाता है, बीजक मूल्य पर माल भेजा जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अब दिक्कत कब आती है, ईयर के एंड में, क्योंकि ईयर एंड पर हम क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं। क्या निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं। और क्लोजिंग स्टॉक के लिए हम क्या बात बोलते हैं, जब क्लोजिंग स्टॉक क्यों निकाला जाता है वर्ष के अंत में, ताकि हम अपना एक्चुअल मतलब सही एक्चुअल जो प्रॉफिट हो, मतलब व्यापार से जो हमें प्रॉफिट हो रहा है या क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसकी गणना करने के लिए हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ता है, तभी हम अपना प्रॉफिट सही से निकाल पाएंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक को किस पर निकाला जाता है, आपने देखा होगा क्लोजिंग स्टॉक का हमारा फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला, अंतिम रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो अब यहां तो हम भेज ही किस पर रहे हैं, मार्केट प्राइस पर, तो फिर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे निकालेगी, तो फिर हमें इसकी क्या निकालनी पड़ेगी, इसकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। मतलब जो इसमें प्रॉफिट जोड़ा गया है 60,000 रुपए, इस 60,000 के प्रॉफिट के इफेक्ट को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, और कॉस्ट स्टॉक को किस पर लाना पड़ेगा, 40,000 पर, कॉस्ट पर। तभी तो हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट और एनआरबी, मार्केट प्राइस या नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, और फिर उस पर बता करके हम अपना कैलकुलेशन करेंगे। तो ये वही वाली बात है, पूरा ऊपर जो एग्जांपल अभी हम थ्योरी पढ़ेंगे तो ये वाली बात है कि इसमें हम क्या करेंगे, फिर अगर हमने बीजक मूल्य पर हमारी गुड्स को भेजा हुआ है तो उसको हम किस पर लाएंगे, लागत पर लाएंगे, किस पर लाएंगे, लागत पर लाएंगे, ताकि हम क्या कर सके, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर सके, और इससे फिर क्या होगा, हमारा एक्चुअल प्रॉफिट जो कंसाइनमेंट पे हो रहा है या लॉस हो रहा है उसकी गणना की जा सके। बात समझ में आ गई, बढ़े आगे, चलिए आ जाइए। तो देखिए अब हम बात कर लेते हैं फटाफट से इस पर। चलिए, बीजक माल को लागत से अधिक मूल्य पर भेजना, ठीक है, बीजक माल को क्या बोलना, लागत से अधिक मूल्य पर भेजना। तो लागत से अधिक मूल्य पर कितने पर भेज रहे थे हम, 1,00,000 रुपए में भेज रहे थे, वही वाली बात यहां पर कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभी एजेंट को माल लागत मूल्य के स्थान पर किस पर भेजा जाता है, बीजक मूल्य पर भेजा जाता है, मतलब सेल प्राइस पर भेजा जाता है। तथा प्रेषक की पुस्तकों में इसी आधार पर क्या होते हैं, लेखे होते हैं, क्योंकि जिस मूल्य पर भेज रहे हैं उसी पर हम भी एंट्री करेंगे। यहां तक कि बिना बिके स्टॉक का मूल्यांकन भी प्रारंभ से ही बीजक मूल्य के आधार पर किया जाता है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि लाभ और हानि को केवल तभी निकाला जा सकता है जब विक्रय और स्टॉक, हस्तगत स्टॉक की लागत पे आधार पर गणना कर सके। मतलब जो विक्रय है, जो विक्रय सेल करी है, उसको हम कॉस्ट में निकालेंगे, तभी तो हमें पता लगेगा कि कितना प्रॉफिट कमाया है। क्लोजिंग स्टॉक जब हम कॉस्ट में निकालेंगे तभी हमें क्या मिलेगा, हमें तभी अपना क्या निकलेगी, सही मायनों में प्रॉफिट तभी निकल पाएंगे। संबंधित माल की लागत और व्ययों की तुलना की जाए। इस प्रकार जब लेखे बीजक आधार पर किए जाते हैं, मतलब किस पर किए जाते हैं, सेल प्राइस पर किए जाते हैं, सेल प्राइस मतलब हमारा 1,00,000 रुपए पर किए जाते हैं, तब इस वृद्धि अर्थात बीजक मूल्य पाने के लिए जोड़ी गई राशि, बीजक मूल्य पाने के लिए हमने कितनी राशि जोड़ी थी, तो बीजक मूल्य पाने के लिए हमने राशि क्या जोड़ी थी, 60,000 रुपए जोड़ करके कॉस्ट में हमने क्या जोड़ी थी, जोड़ी गई मूल्य क्या था, जोड़ी गई मूल्य था 60,000 रुपए, तभी हमारा बीजक मूल्य कितना आया था, 1,00,000 रुपए। तो इस पर को प्रभाव को क्या होता है, हटाया जाना चाहिए। मतलब क्या हटाएंगे फिर हम इसमें से, जो बीजक मूल्य में जोड़ी गई राशि क्या थी, 60,000 रुपए जोड़ी थी, तभी हमारा बीजक मूल्य आया था, तो ये 60,000 रुपए को हमें क्या करना चाहिए, घटाया जाना चाहिए। बात समझ में आ गई, पढ़ें अब इसको आगे। चलिए, तो देखिए प्रेषण पर भेजे गए माल की लागत कितनी है। अब देखिए हमने यहाँ पर लागत ही दे रखी है, क्या दे रखी है कि लागत कितनी है, 16,500 रुपए, किंतु बीजक मूल्य क्या है, लागत से 10% अधिक है। कितना अधिक है, लागत से 10%, 10% अधिक है। तो प्रेषित माल का बीजक मूल्य क्या होगा। अब हमें पूछ रहा है वो कि प्रेषित माल का बीजक मूल्य क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार का भी आ सकता है या क्वेश्चन विपरीत भी आ सकता है, दोनों ही मैं बता दूंगा आपको। तो देखिए एक तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि लागत ये है और उस पर कितने पर भेजा जाता है, माल भेजा जाता है 10% लागत पर जोड़ करके भेजा जाता है, तो कितने में भेजा जाएगा, तो ये हो जाएगा बीजक मूल्य क्या होगा, आप बता दीजिए। तो देखिए माल की लागत कितनी है, 16,500 रुपए, कितनी है माल की लागत, 16,500 रुपए। लागत पर कितना परसेंट जोड़ेंगे हम, 10% जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, 10% जोड़ेंगे, तो लागत का 10% निकाल लेंगे, लागत का 10% कितना हो जाएगा, 1,650 रुपए। ये हम इसमें जोड़ देंगे, सिंपली क्या करेंगे, इसका 10% लिया कॉस्ट का 10% आया 1,650 रुपए, इसको जोड़ कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगा, बीजक मूल्य या लागत इनवॉइस वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आ गई, ये सारी चीजें हमें आ जाएंगी, ठीक है।
तो ये आ जाएगी। सेकेंड मेथड क्या है, अब सेकेंड मेथड में देखिए, सेकेंड मेथड है, एक तो ये मेथड है और दूसरी तरह से निकाल सकते हैं। दूसरी तरह से क्या निकाल सकते हैं कि देखिए, अगर हमें क्या दे रखा हो, हमें ये दे रखा हो, क्या दे रखा हो, 18,150 रुपए, मतलब हमें क्या दे रखा हो, बीजक मूल्य दे रखा हो। तो हमने क्या बोला है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लागत में 10% जोड़ने पर हमारे पास क्या आ जाता है, बीजक मूल्य आ जाता है। तो कॉस्ट कितनी होती है, तो कॉस्ट 100% होती है। ठीक है, अब इसमें हम कितना जोड़ेंगे, 10% हमारा प्रॉफिट जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा 110। तो ये जो 18,150 रुपए ये किसके बराबर है, तो ये इस 110 के बराबर है। ठीक है, तो कॉस्ट क्या होगी, ऐसे भी निकाल लेंगे हम। तो देखिए, प्रश्नानुसार यदि 100 रुपए लागत मूल्य है तो बीजक मूल्य क्या हो जाएगा, 100 में 10 रुपए का हम क्या जोड़ देंगे, प्रॉफिट जोड़ देंगे, क्योंकि जो लागत है उसका 10%, तो लागत का 10% कितना होता है, 10 रुपए, इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, बीजक मूल्य 110 रुपए हो जाएगा। तो अब वही सॉल्व कर लेंगे कि लागत अगर 100 रुपए है तो बीजक मूल्य कितना होगा, 110 होगा। तो अगर लागत कितनी है, 100 रुपए के 100 के बराबर कितनी है, 16,500 रुपए है, तो 110 के लिए क्या होगी, तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे। चूंकि इसको ऐसे देख लीजिए, चूंकि 100 रुपए की लागत का मूल्य कितना है, 16,500 रुपए, या 100% का 100% पर लागत कॉस्ट कितनी है, 16,500 रुपए, तो 110 के लिए कितनी होगी, इस प्रकार से निकाल लेंगे। 110 के लिए मूल्य कितना होगा, तो 110 इंटू 16,500 रुपए डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए। ये जीरो से ये दो जीरो से ये दो जीरो गए, इसमें हम इंटू कर देंगे, कितने का इंटू कर देंगे, 165 में। 165 में आप कितने का इंटू कर देंगे, 110 का इंटू कर देंगे। जैसे ही आप करेंगे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 18,150 रुपए। क्या आ जाएगा, 18,150 रुपए। बात समझ में आ गई। तो ये ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है थ्योरिकल क्वेश्चन में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में एकदम इजी सा क्वेश्चन, तो वो इसी बेसिस पर सॉल्व हो जाता है। ओके, बड़े आगे चलिए बात करते हैं प्रेषण के माल की वापसी। अब क्या होता है, देखिए हम माल भेजते हैं, किसको भेजा, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को भेजा माल कि आप आगे बेचिएगा, पर हो सकता है ना कि माल आगे बिके ही ना। कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे हमने पहले भी बात की है कि कस्टमर को प्राइस ज्यादा लग रहा है, कस्टमर बोल रहे हैं प्राइस आपके प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा है, नहीं ले रहे हैं, या कस्टमर क्या बोल रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, या हमें जैसा माल चाहिए ये वैसा माल नहीं है। तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं कि जब माल कस्टमर नहीं ले, तो फिर क्या करेंगे, मिस्टर बी अब अपने पास माल तो रखेंगे नहीं, क्या मतलब, तो फिर वो क्या करते हैं, जो माल उनको मिला है वो वापस माल किसको भेज देते हैं, मिस्टर ए को भेज देते हैं, मतलब प्रेषक को वापस कर दिया जाता है। तो वही बात हो रही है यहाँ पर कि प्रेषणी के माल की वापसी, है ना। चलिए, प्रेषित माल प्रेषणी द्वारा लौटाया जा सकता है अनेक कारणों से, जैसे घटिया गुणवत्ता, नमूने के अनुसार ना होना, और मार्गस्थ नष्ट हो जाना। मतलब क्या हो गया, वो रास्ते में ही नष्ट हो गया, तो कोई वो कुछ उठता ही नहीं है प्रश्न की क्या ही बेचेंगे अब जब माल ही खराब हो गया है। तो ऐसी परिस्थितियों में प्रश्न यहाँ उठता है कि वापिस आए माल के मूल्यांकन का, कि उसको वैल्यूएशन कैसे करेंगे, जो माल हमें ये वापस मिल जाए। तो प्रेषणी द्वारा प्रेषक को लौटाए गए प्रेषित माल का मूल्यांकन ऐसे मूल्य पर किया जाता है जिस पर इसे प्रेषणी को भेजा गया था। मतलब किस पर किया जाता है, जिस कॉस्ट पर इसको मिस्टर बी को भेजा गया था उसी कॉस्ट पर इसको वापस जब मिलने पर भी इसका मूल्यांकन किया जाता है। ओके, प्रेषक के पास इस माल को वापस भेजने के प्रेषणी द्वारा किए गए व्यय को भी इसमें जोड़ दिया जाता है। मतलब जो मिस्टर बी ने वापस माल भेजा है तो इनकी भी कुछ कॉस्ट लगी थी, तो उस कॉस्ट को भी क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, उसको भी हम क्या करेंगे, इसकी लागत में जोड़ देंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एकदम इजी था तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए मिस्टर ए ने गुड्स किसको भेजी थी, मिस्टर बी को भेजी थी। कितने की भेजी थी, 1,00,000 रुपए की माल भेजा था, उस पर इन्होंने 30,000 रुपए क्या करा था, खर्चा किया था, मतलब गाड़ी भाड़ा दिया था। तो इनके पास ये पूरा की पूरा माल आ गया, तो इनकी कॉस्ट इनके पास, और इनकी भी कॉस्ट लगी थी, कितनी लगी थी, 10,000 रुपए की कॉस्ट लगी थी मिस्टर बी की। तो अब लागत कितनी हो गई, 1,00,000 रुपए की तो कॉस्ट है। प्रेषक के खर्चे कितने हो गए, प्रेषक के खर्चे हो गए 30,000 रुपए, और प्रेषणी के खर्चे हो गए 10,000 रुपए। कितने बचे हैं, 1,40,000 रुपए टोटल खर्चा हुआ है। ठीक है, मिस्टर बी ने मार्केट में इस प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करी, बट ये प्रोडक्ट बिका ही नहीं, एक भी क्वांटिटी नहीं बिकी। तो अब क्या करा, अब मिस्टर बी ने निर्णय लिया, प्रेषणी ने निर्णय लिया कि हम क्या करेंगे, ये माल वापस भेज देंगे।
तो इन्होंने बात करी और ट्रक में माल भरा। क्या करा? ट्रक में माल भरा, उसका गाड़ी भाड़ा दिया और ये माल वापस किसको भेज दिया? प्रेषक को भेज दिया। तो अब ये जो इन्होंने गाड़ी करके इसमें माल भेजा गया, इसके लिए इन्होंने कितने चुकाए? तो इसके लिए इन्होंने पे करे 40,000 रुपए। कितने पे करे? 40,000 रुपए। तो ये 40,000 रुपए जो प्रेषणी ने चुकाए हैं इस माल को वापस भेजने में, इसको भी क्या करा जाएगा? इसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो हम 40,000 रुपए भी इसमें जोड़ देंगे। तो अब कॉस्ट कितनी हो जाएगी इस माल की? अब कॉस्ट हो जाएगी 1,80,000 रुपए। बात समझ में आ गई? बस ये इतना सा है, सिंपल सा। ओके, चीजें समझ में आई? तो ये सारी काम इसमें हो जाएगा। ओके, तो समझ में आया कैसे वैल्यूएशन करेंगे? तो जो प्रेषणी ने वापस भेजती समय भी खर्चे करें, जो वापस भेजने के समय खर्चे करें, उसको भी क्या करा जाएगा? प्रेषण स्टॉक की कॉस्ट में जोड़ दिया जाएगा। मतलब जो भी माल वापस जा रहा है, अब जैसे हमारे केस में क्या हुआ, पूरा 1 लाख का माल ही क्या हुआ? नहीं बिका, एक भी क्वांटिटी नहीं बिकी। तो पूरी की पूरी कॉस्ट फिर वही की वही रही और उसमें जो भेजती समय खर्चे हुए उसको भी हमने क्या करा? इसमें जोड़ दिया। बात समझ में आ गई? बढ़े आगे? चलिए अब बात कर लेते हैं। ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा, लिख लीजिएगा ये, अगर आपको लग रहा है तो लिख सकते हैं आप। चलिए अब बात करते हैं हम अब हमारी इस यूनिट के लास्ट पॉइंट पर। ठीक है, क्या बात करेंगे? विक्रय विवरण। ठीक है, किस पर बात कर रहे हैं? विक्रय विवरण पर। तो देखिए, एक विक्रय विवरण प्रेषक के प्रेषणी द्वारा भेजे गए अवधिगत संक्षिप्त विवरण होता है। मतलब क्या होता है इसमें? हम एक विवरण भेजते हैं, प्रेषक कौन भेजता है इसको? तो इसको भेजता है कंसाइनी, मतलब प्रेषणी। जो प्रेषणी होता है मतलब कौन? हमारे मिस्टर बी। मिस्टर बी के पास सारा माल आ गया है मिस्टर ए से। मिस्टर ए ने बोला आगे हम माल भेजिए। तो ये मिस्टर बी क्या कर रहे हैं? अलग अलग कस्टमर को माल भेज रहे हैं, कुछ को उधार बेच रहे हैं, कुछ को कैसे भेज रहे हैं? कुछ को केस में भेज रहे हैं, इस प्रकार से बेच रहे हैं। उनको कुछ पैसे मिल गए होंगे कस्टमर से, कुछ ने मना कर दिया होगा, मतलब क्रेडिट सेल का बैड डेप्ट हो गया होगा, इनका उस पर कमीशन भी बना होगा। तो ये सारी जानकारी ये किनको देते हैं? अवधिगत रूप से मिस्टर बी को। मतलब अल्टीमेटली ये बता रहे हैं कि सर आपने जो मेरे को माल भेजा था मैंने इतना इतना बेच दिया है, मेरे पास अभी भी इतना माल बचा हुआ है, मैंने इतना उधार बेचा था तो उसमें से 2-3 कस्टमरों ने मना कर दिया पैसे देने से, इतना सेल में करा है, मेरा कमीशन सर इतना बनता है, मैंने इतने इतने खर्चे जो ऑफिस आपने बोला था ले रखा है, तो उस ऑफिस के मैंने ये खर्चे करे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल सर इतना आया है और रेंट इतना दिया है सर, कस्टमर आते हैं तो उनके जलपान पे इतना खर्चा करा है। ये सारी इस तरह की जैसी जानकारी एक हम सामान्य रूप से हम अपने अगर हम कोई ऑफिसर के अंडर में काम करेंगे तो उनको जानकारी देंगे, वैसे ही मिस्टर बी क्या कर रहे हैं? यही बात किसको बोल रहे हैं? मिस्टर ए को बोल रहे हैं। और जब यही बात रिटर्न डॉक्यूमेंट के अंतर्गत जाएगी, मतलब एक हम पूरी एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उसमें यही सब चीजें लिखेंगे कि इतनी सेल करिए, इतनी उधार सेल करिए, इतने एक्सपेंसेस ये हुए, इतना मेरा कमीशन बनता है और इतनी मैंने जो एडवांस दी थी उसको मैंने इतना एडजस्टमेंट कर लिया और ये जो बची हुई पैसे हैं वो मैं आपको भेजने वाला हूं या भेज रहा हूं। ठीक है, तो यही सारी बातें एक रिटर्न स्टेटमेंट में या एक डॉक्यूमेंट पर लिख करके भेजते हैं, तो इसे ही क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है विक्रय विवरण या अकाउंट सेल्स। ओके, समझ में आ गया बात? चीजें क्लियर हुई? बस यही सारी बातें हैं इसमें। तो देखिए, निम्न संबंधित विवरणों के समावेश करती है, मतलब जो सूचनाएं हैं वो निम्नलिखित इंफॉर्मेशन इसमें आता है। किया गया विक्रय, मतलब मिस्टर बी बोलेंगे मैंने सर इतनी सेल करी थी। प्रेषक की ओर से किए गए प्रेषक की ओर से किए गए वह, प्रेषक ने जो व्यय किए थे वो कमाया गया कमीशन, मिस्टर बी बोलेंगे कि मैंने कितना कमाया है सर वो प्रेषणी की तरफ से जो खर्चे हुए वो लिखे जाएंगे। यहाँ पर कौन से लिखे जाएंगे? प्रेषणी के तरफ से किए गए खर्चे लिखे जाएंगे। कौन से खर्चे? प्रेषणी की तरफ से, मतलब जो प्रेषणी खर्चा करेगा वो। कमाया गया कमीशन, प्रेषणी के पास पड़ा हुआ बिना बिका स्टॉक, मेरे पास सर इतना स्टॉक बचा हुआ है। ठीक है, प्रेषक के पास जमा की गई जमानत राशि, मतलब कितनी राशि जमा की थी मैंने, तो उसकी जानकारी देंगे। तथा वह मात्रा जिसका समायोजन कर लिया गया, सर मैंने आपके पास 3 लाख रुपए जमा करे थे, 10 लाख के अगेंस्ट में 5 लाख का माल भेज दिया है, तो अब मेरी उस हिसाब से आधी होनी चाहिए। जो जमा मैंने 3 लाख 10 लाख पे करा था, 5 लाख का ही माल मेरे पास बचा है, तो 1.5 लाख रुपए मुझे आप वापस दे रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर काट रहा हूँ। और जो मैं उसके बाद भुगतान कर रहा हूं उसकी जानकारी। तो इस सारांश में विक्रय खाते में बिल्कुल भिन्न होता है। ये क्या होता है? से पूरी तरह से भिन्न होता है, क्योंकि हम इसमें बस डिटेल दे देते हैं। तो कौन से व्यय होंगे यहाँ पर? प्रेषणी के खर्चे। कौन से खर्चे? प्रेषणी के खर्चे, ध्यान रखिएगा, है ना। तो चलिए, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, विक्रय विवरण में, अकाउंट्स सेल्स में। ओके, यहाँ पर प्रेषणी के खर्चे कर लीजिएगा।
है ना, प्रेषणी ने कितने खर्चे करे उसकी जानकारी भी हम देते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आपको उम्मीद होगी कि पूरा कंसाइनमेंट समझ में आया होगा। जहां जहां प्रैक्टिकल बन सकता है, एग्जामिनर अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू पूछ सकता है, हमने वहां प्रैक्टिकल कंसेप्ट को कवर किया। जहां पर वो हमसे थ्योरी पूछ सकते थे, मैंने वो थ्योरी कवर किया। तो समझ में आया। 1 मिनट में रिकेप कर लेते हैं, 2 मिनट में कोशिश करता हूं मैं आपको रिकेप करा देता हूं 2 मिनट में। तो देखिए कंसाइनमेंट क्या होता है, जब उसमें एक व्यक्ति जो अपनी गुड्स किसी दूसरे व्यक्ति को एक निश्चित कमीशन पर बेचने के लिए देते हैं, उसे कंसाइनमेंट कहते हैं। इसमें सारा जो लाइबिलिटी होती है या स्वामित्व होता है वो किसके पास होता है, प्रेषक के पास ही रहता है। प्रेषणी केवल क्या करता है, एजेंट के रूप में काम करता है। प्रेषणी को जो चीजें दी जाती हैं उसे क्या कहा जाता है, कमीशन किया जाता है। जो प्रेषणी कंसाइनी को जो पैसे मिलते हैं प्रति मिलता है कमी, तो उसे क्या कहा जाता है, कमीशन मिला जाता है। जब प्रेषक द्वारा कुछ भेजा जाता है, प्रेषक द्वारा सारी जानकारी भेजी जाती है कि मैं आपको वो इतना इतना माल भेज रहा हूँ, उसकी इतना इतनी क्वांटिटी है, ये सब है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन प्रेषक प्रेषणी को भेजता है उसे ही क्या कहा जाता है, प्रोफार्मा इनवॉइस कहते हैं। बात समझ में आ गई। उसे क्या किया जाता है, तो वो दोनों के बीच में एक तरह का एग्रीमेंट होता है जिसमें ये सब काम करते हैं। ओके, समझ में आया। विक्रय सेल, अकाउंट सेल्स हमने समझा कि क्या होता है। और इसमें क्या करते हैं, हम हर प्रेषणी का, हर कंसाइनमेंट का अलग अलग खाता बनाते हैं। ये बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से कंसाइनमेंट और सेल में अंतर समझा था कि स्वामित्व जो होता है इसमें क्या होता है, कंसाइनमेंट में मालिक के पास या प्रेषक के पास ही होता है, जबकि सेल में एक बार सेल हो जाती है तो ट्रांसफर हो जाता है और बायर के पास आ जाता है। जैसे हम मोबाइल खरीद के लाए, यही सारी चीजें। इसमें माल लौटाना आसान है, इसमें माल लौटाया जा सकता है। सामान्यतः हम माल और नहीं लौटा सकते, पर अगर हमारा दुकानदार तैयार है, मतलब जो सेलर तैयार है, विक्रेता तैयार है, तो हम कर सकते हैं। इसमें संबंध कैसा होता है, तो इसमें डिलीवरी होने के बाद इसमें हानि किसकी होती है, तो प्रेषक की होती है। इसमें हानि किसकी होती है, डिलीवरी लेने के बाद क्रेता के पास चली जाती है। और इसमें संबंध कैसा है, जो सबसे आईएमपी पॉइंट है, प्रधान और एजेंट का संबंध है। दोनों के बीच में संबंध कैसा है, प्रधान और एजेंट का। और इनके बीच जो बिजनेस होता है उसे कौन सा बिजनेस कहते हैं, एजेंसी बिजनेस। और यहाँ पर क्या है, लेनदार देनदार का है। ठीक है, ये सारी हमने चीजें पढ़ी थी कि गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, जो माल भेजा गया उसे कहा जाता है। प्रेषक की तरफ से ये क्या होता है, आउटवर्ड कंसाइनमेंट होता है। और प्रेषणी की नजर से ये क्या होता है, इनवर्ड कंसाइनमेंट होता है। दोनों के बीच में जो संबंध होता है, मतलब जो व्यापार होता है, वो क्या कहा जाता है, एजेंसी कहा जाता है। प्रेषक को जो प्रतिफल मिलता है उसे क्या बोलते हैं, कमीशन देते हैं। प्रोफार्मा इनवॉइस क्या है, जब प्रेषक सारी डिटेल प्रेषणी को बोलते हैं कि मैं आपको इतनी क्वांटिटी भेज रहा हूँ, ये प्राइस में भेज रहा हूँ, ये सब चीजें, तो वो सारी दी जाती है। वो कुछ एडवांस भी मांग सकते हैं कि भैया आपको मैं 10 लाख का माल भेज रहा हूं, तो आप 3 लाख रुपए तो कम से कम एडवांस दे दीजिए। तो ये वो एडवांस की बात की जा रही है। कमीशन, एक सामान्य कमीशन जो निर्धारित दर से किस पर दिया जाता है, टोटल सेल पर दिया जाता है। किस पर दिया जाता है, टोटल सेल पर जो कमीशन दिया जाता है, एक फिक्स परसेंटेज से, जैसे मान लीजिए 10%, तो टोटल सेल पर यह दिया जाता है। इसमें यह नहीं ध्यान दिया जाता है कि वो कैश सेल है या क्रेडिट सेल है। इसमें अशोध्य मतलब बेड डेप्स होता है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है, प्रेषक की होती है। प्रेषक की होती है, किसकी जिम्मेदारी होती है, प्रेषक की, मतलब मिस्टर ए की होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। डेल क्रेडर कमीशन कब दिया जाता है, तो डेल क्रेडर कमीशन बेड डेप्थ से वो प्रदान करने के लिए, मतलब प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए कंसाइनी को दिया जाता है। और अगर डेल क्रेडर कमीशन दिए जाने के बाद अगर कोई बेड डेप्थ होता है, तो वो फिर बेड डेप्थ की जिम्मेदारी किसकी है, कौन उसे भुगतेगा, कौन उसे उसको लेगा लाइबिलिटी को, तो वो लेगा प्रेषणी, मतलब मिस्टर बी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको हाईलाइट भी करा दिया था जो पॉइंट आईएमपी थे। ठीक है, और इसको भी टोटल सेल पर भी दिया जा सकता है और केवल उधार सेल पर ही दिया जा सकता है। दोनों तरफ पे दिया जा सकता है। अगर कुछ नहीं बोलेंगे क्वेश्चन में, तो हम किस पर लेंगे, हम लेंगे टोटल सेल पर भी लेंगे डेल क्रेडर कमीशन। ये सामान्य कमीशन के अतिरिक्त दिया जाता है। ठीक है, मतलब सामान्य कमीशन तो देंगे, उसके अतिरिक्त देंगे। जैसे इस क्वेश्चन भी हमने करा था कि 2% क्या है, अलग से दिया जाएगा एडिशनली। ठीक है, कुछ नहीं बोलेंगे तो हम टोटल पर देंगे। इसको भी हमने डिटेल में समझा था। इसके बाद आता है विशेष कमीशन या अधिभावी कमीशन। तो अधिभावी कमीशन कब दिया जाता है, तो एक तो न्यू प्रोडक्ट अगर हम लॉन्च कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, और उसके लिए प्रेषणी जो मिस्टर बी है उसको बोल रहे हैं कि आप थोड़ी मेहनत करिए, मार्केट में इस प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करिए और बेचिए। तो ये सब एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए जो पेमेंट किया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है, ओवर राइडिंग कमीशन। पहला तो ये है। और दूसरा क्या है, जो सेल प्राइस हमने डिसाइड करा था उससे भी ज्यादा में वो बेच रहे हैं। मतलब हमने बोला था कि ये प्रोडक्ट आप 1 लाख में बेच दीजिएगा, आईफोन है, तो उन्होंने बोला सर आईफोन है ना, तो मैं तो इसको 1.5 लाख में बेच दूंगा।
तो कंपनी उसको कितने में बेचने को तैयार थी, कंपनी का बीजक मूल्य या शेयर प्राइस कितना था, वो था 1,00,000 रुपए, पर हमारे कंसाइनी ने कितने में बेच दिया उसको, एक्चुअल सेल कितने में कर दी उन्होंने, एक्चुअल सेल कर दी 1,50,000 रुपए में। तो जो इन्होंने एडिशनल कितने में सेल कर दी, 50,000 रुपए एडिशनल में सेल कर दी, तो इस पर दिया जाता है, मतलब बीजक मूल्य से भी अधिक पर बेचने पर ये दिया जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि यह बाजार में नए उत्पाद शुरू करने में कठिन परिश्रम करने के लिए प्रेषणी को उत्साहित करने के लिए दिया जाता है, और विनिर्दिष्ट मूल्य की अपेक्षा ऊंचे मूल्य पर विक्रय बढ़ावा देने के लिए प्रेषणी को प्रेषक द्वारा दिया जाता है। वही वाली बात है, मतलब जो अंतर आ रहा है उस पर दिया जाता है, ध्यान रखिएगा ये। ठीक है, और ये सारी चीजें हमने कवर की थी, और इसके साथ इसका प्रैक्टिकल भी कवर किया था। डेल क्रेडिटर कमीशन और ओवरराइडिंग कमीशन के बीच में अंतर भी बताया था कि इसमें कब दिया जाता है, बेड डेप्थ से जोखिम उठाने के लिए, मतलब मिस्टर बी जोखिम उठा रहे हैं कि कल से बेड डेप्थ हो गया तो मैं उसका जिम्मेदार हूं, तो उसके लिए दिया जाता है। ये विक्रय बढ़ाने के लिए दिया जाता है कि बिक्री बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा मूल्य पर बेचो। दूसरा क्या है, इसका आधार क्या होता है, कुल विक्रय भी हो सकता है और उधार विक्रय भी हो सकता है, और इसका आधार क्या है, वो अंतर है। जैसे अभी हमने जो एग्जांपल लिया उसमें अंतर क्या है, वो 50,000 रुपए का जो अंतर है उस पर दिया जाता है। डूबत ऋण का प्रभाव, अगर इसमें डूबत ऋण हो गया तो इसमें फिर सारी जिम्मेदारी किसकी है, मिस्टर बी की है, इसमें डूबत ऋण से कोई लेना देना ही नहीं है। तो प्रतिनिधि को क्या बोलते हैं, जिसको परिशोध कमीशन मिलता है, परिशोधी प्रेषणी कहलाते हैं, और इसमें सामान्य प्रेषणी ही होता है। ना बिके माल का स्टॉक का वैल्यूएशन फिर हमने करा कि ना बिका माल क्या है, स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, ये सारे पॉइंट हमने कवर करे। स्टॉक में अगर क्या है, अगर नॉर्मल लॉस हुआ है तो क्या करेंगे, एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो क्या करेंगे, उसकी कैलकुलेशन हमने करी। इसका शॉर्टकट फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया कि कैसे सॉल्व करते हैं। एबनॉर्मल लॉस में जो भी हानि होती है हम क्या मानते हैं, वो जो लॉस हो गया है वो लॉस कस्टमर से रिकवर नहीं किया जा सकता, प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज किया जाता है। एबनॉर्मल लॉस को कस्टमर से चार्ज नहीं किया जा सकता, और नॉर्मल लॉस को कस्टमर से हम चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, और फिर हमने असामान्य हानि की सारी जो भी कैलकुलेशन बन सकती थी वो सारी कैलकुलेशन समझी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो बन सकता था वो समझा, और इसके बाद फिर हमने क्या समझा, नॉर्मल लॉस जो अभी अभी हम पढ़ चुके। और इस प्रकार से हमारा पूरा चैप्टर हमने कंसाइनमेंट कंप्लीट किया। तो उम्मीद होगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और पूरा कंसाइनमेंट समझ में आया होगा। एक बार अब क्या करिएगा, अगर नोट्स आपके हाथ में है तो उसको एक बार क्या करिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा। और अगर नोट्स आपने प्रिंट नहीं निकाले तो बस क्या करिएगा, जो जो आईएमपी बातें लिखी है वो आईएमपी बातें आप अपने पास लिख लीजिएगा। ठीक है, पूरा मत लिखिएगा, क्योंकि अगर ये 14 पेजेस को आप लाइन बाय लाइन या फिर भी बहुत सारा लिखने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपको बहुत टाइम लगे, 14 पेज बहुत होते हैं। तो आपको क्या करना है, जो जो आईएमपी चीजें मैंने बोली हैं बस वो लिखते जाइए, नाम लिखते जाइएगा, कमीशन का पूरा नाम लिख लीजिएगा कि ये 3 तरह के कमीशन होते हैं, उसके अंदर जो मैंने आईएमपी बात लिखाई थी वो लिख लीजिएगा। और इस प्रकार से क्या करिएगा, एक बार मोबाइल में ही, मोबाइल फोन में अपने ये पूरे नोट्स को गो थ्रू कर लीजिएगा, मतलब एक बार अपने सामने से क्या करिएगा, इसको निकाल दीजिएगा। तो आपको अभी सारी चीजें पता है, मैंने एक बार इसलिए ही रिवाइज वापस से करा दी, तो चीजें आसान हो जाएंगी और आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।